वॉइस ऑफ बोर्ड क्लियर है, कंफर्म कीजिए। वालेकुम अस्सलाम अरीबा। वालेकुम अस्सलाम। तो आज हम इस्माइल मिलिट्री के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जो है हम इसको कंप्लीट करने के बाद इंशाल्लाह अकबरुल्लाह आबादी के बारे में पढ़ेंगे। वक्त बहुत कम है आपके पास, तो कोशिश करेंगे इस यूनिट को भी हम जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए इस्माइल मिलिट्री के हवाले से। और सबसे पहले मुझे बताइए, आप दोनों ने फॉर्म फिल किया है? शाबाश। वॉइस क्लियर नहीं है क्या? हाँ, ये ना, आपको मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही? हाँ, तो बताइए मुझे, फॉर्म आप सभी ने फिल कर दिया? शाबाश। फॉर्म किस-किस ने फिल किया है? जवाब दीजिए, शाबाश। बहुत कुछ हमें पढ़ना है। सोफिया, रीबा, हिना, जवाब दीजिए। वॉइस क्लियर है? सोफी, आप बताइए, आपने फॉर्म फिल किया? वेरी गुड रीबा, अच्छा किया। तो पहले ही बोल रखी थी मैं, क्यों जो है पहले ही ये जो है फॉर्म्स को फिल कीजिए। लास्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए। लास्ट टाइम जो है बहुत सर्वर प्रॉब्लम इशू होता है, कि बहुत ज्यादा लोड होता है, तो उस टाइम प्रॉब्लम्स आती है फिर। कोशिश कीजिए सुबह तक, रात रात को जो है कोशिश कीजिए, हो जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि सुबह भी जो है वेबसाइट काम नहीं करेगी। लास्ट टाइम का इंतजार नहीं करते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुकी थी। चलिए हेडिंग डालिए, आज हम इस्माइल मिर्ठी के बारे में पढ़ेंगे। इस्माइल मिर्ठी, इस्माइल मिर्ठी जो है, इनका पूरा नाम क्या था? इस्माइल मिर्ठी का पूरा नाम क्या था? शेख मोहम्मद इस्माइल। क्या था? शेख मोहम्मद इस्माइल जो है, इनका क्या था, पूरा नाम था? इस्माइल मिर्ठी का शेख मोहम्मद इस्माइल इनका पूरा नाम था। कभी कभार इनके पूरे नाम के हवाले से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इनका जो पूरा नाम था शेख मोहम्मद इस्माइल था। और इनकी पैदाइश की बात करेंगे तो 1844 में इनकी पैदाइश हुई थी, मीरठ में। कहाँ पे? इस्माइल मिर्ठी जो है मीरठ में पैदा हुए थे 1844 ईस्वी में। और बात करते हैं इनका इंतकाल जो हुआ था, 1917 ईस्वी में इनका इंतकाल हुआ था, इस्माइल मिर्ठी का, ठीक है। तो पैदाइश वफात आप याद रखेंगे, 1844 में इनकी पैदाइश हुई थी और 1917 में इनकी वफात हुई थी, ठीक है। क्लियर हुआ? तो आप यहाँ पर मुझे बताइए, दक्कनी की शुअरा आप पढ़ ही चुके हैं। जो दक्कन की शुअरा है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछती हूँ, तो देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। मुल्ला वजही पढ़ा होगा आपने। इनकी पैदाइश और वफात मुझे बताइए फटाफट से। शाबाश, फटाफट से जवाब दीजिए, कोई कॉपी नहीं करेगा। जल्दी से जवाब दीजिए, चले। मुझे मुल्ला वजही की पैदाइश और वफात बताइए, शाबाश। 1566, 1659,
हाँ, बच्चे पैदाइश में तो इख्तिलाफ़ात पाए जाते हैं, लेकिन जो सही माना जाता है वो 1566 ही माना जाता है अक्सर एग्ज़ाम में। शाबाश! क्योंकि इनके हवाले से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना? चाहे वो सिराज औरंगाबादी हो, मोहम्मद कुली कुतुब शाह हो, ठीक है? या वली दक्कनी हो, इनके हवाले से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। बेहतर है कि आप इसको याद करेंगे क्योंकि दास्तान में भी जो है मुलावशी की एक दास्तान हमारे निसाब में शामिल है, ठीक है, सबरस है। तो उस हवाले से भी जो है बनता है कि आप उसको याद करें, ठीक है? तो चलिए मुझे बताइए किस-किस ने दास्तान का जो यूनिट है वो पढ़ा है? अब तक किस-किस ने उसको पढ़ा है? दास्तान का जो यूनिट है, वो मुझे बताइए। हाँ, बचे 65 या 66 बस याद रखिए आप। वो कभी-कभी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, 1-2 तो गलत होते ही हैं क्योंकि इस बार भी जो पेपर पूछा गया था, उसमें 1-2 क्वेश्चन जो है क्वेश्चन तो सही था, लेकिन ऑप्शंस उसमें गलत माने गए थे। तो ऑप्शंस उसमें गलत दिए गए थे। तो अपनी तरह से जो है सही करना है, क्योंकि बाद में वो ऑप्शन क्या वो सही आंसर क्या मानते हैं वो अलग बात है। दास्तान का जो यूनिट है वो किस-किस ने पढ़ा है? यानी कि यूनिट नंबर 5 जो है, ड्रामा और दास्तान के हवाले से वो किस-किस ने पढ़ा है? शाबाश! बताइए मुझे। कि हर एक यूनिट से अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं। तो बहुत ही जो है कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। बस थोड़ा-सा उनको दिमाग लगाने की वहाँ पर ज़रूरत होती है। अगर आप पैदाइश वफ़ात याद करेंगे और उन दास्तानों को, नॉवेलों को, ड्रामों को अच्छे से पढ़ेंगे, तो बहुत ईज़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थोड़े-से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं 20-25 जो कि थोड़े-से टफ होते हैं। बस वही आपका कट ऑफ फिर डिसाइड करते हैं। तो अगर आप जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो अच्छे से कर लेते हैं, तो डेफ़िनिटली आपका पेपर अच्छा हो ही जाता है। तो अभी तक तो आपने पढ़ा पढ़ा क्यों नहीं? तो चलिए बताइए मुझे। हमारे निसाब में तो मुलावज़ी की सब्र जो दास्तान है, ठीक है? वो शामिल है। तो बताइए मुझे ज़रा जो दास्ताँ है सब्रस मुलावज़ी की ये कब लिखी गई थी? कब लिखी गई थी? तरतीब के साथ आप मुझे क्वेश्चन्स का आंसर देंगे एक साथ ही। जो-जो मैं क्वेश्चन पूछूँगी, अलग-अलग नहीं जवाब कोई देगा। कब लिखी गई थी? किसकी फ़रमाइश पर लिखी गई थी? किसकी फ़रमाइश पर लिखी गई थी? ठीक है? और कब इसकी पहली इशात अमल में आई थी? कब शाया हुई थी? ठीक है, पहले ये 3 मुझे इन तीनों क्वेश्चन्स का आंसर आप करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में बने हैं। अब्दुल्लाह कुतुब शाह की फ़रमाइश पर वेरी गुड 1635 में और बताइए मुझे पहली बार इसकी इशाअत कब अमल में आई थी? अब्दुल्लाह कुतुब शाह वेरी गुड 1635 में। ये उर्दू की पहली दास्तान है, तमसीली दास्तान है, ठीक है? बताइए मुझे इसको पहली बार की इशाअत कब इसके अमल में आई थी? पहली इशाअत, शाबाश! ओह! तो इतना आसान क्वेश्चन्स आपको नहीं पता है तो ये तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत बेसिक क्वेश्चन्स कुछ पूछे जाते हैं बच्चे। क्योंकि अगर वो बेसिक क्वेश्चन्स आप अच्छे से कर जाते हैं, चाहे वो 70 हो, 75 हो, तो उसके बाद जो 25 क्वेश्चन्स होते हैं, वो आप उनमें अगर टाइम लगेगा भी तो वो फिर आधे उसमें बिल्कुल आपके सही हो जाएँगे अगर अभी पढ़ा नहीं लेकिन पढ़ना चाहिए ना, आपको खुद पढ़ना था ना। वेरी गुड 1932 1932 में इसकी पहली इशात अमल में आई थी। वेरी गुड, शाबाश! देखिए बच्चे मैं आपको बता दूँ, चाहे वो दास्तान का पोर्शन हो या कोई भी पोर्शन, फिलहाल मैं दास्तान की ही बात करती हूँ, ठीक है? तो अगर दास्तानें आपकी निसाब में 5 शामिल है, 6 हैं, शायद 6 हैं हमारे निसाब में शामिल, चाहे वो सबरस हो, ठीक है? चाहे वो करबल कथा हो, चाहे वो फ़साने-अजाइब हो, चाहे वो रानी-खेत की कहानी हो या बागो-बहर हो। तो इनके हवाले से आप याद करेंगी, इनको कब लिखा गया था, ठीक है? पहली बार इसकी इशाअत कब अमल में आई थी, किसकी फ़रमाइश पर लिखा गया था, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चाहे इनकी पैदाइश हवाले से क्वेश्चन हो, चाहे वो इंशाअल्लाह खान इंशा हो, रजब अली बेग सुरूर हो।
मुलावजी हो, ठीक है? इनकी पैदाइश से लेकर इनकी वफ़ात तक भी आप याद रखेंगे ये सारी डिटेल। क्योंकि यहाँ से एग्ज़ाम में बहुत क्वेश्चन बनते हैं और इनके हवाले से जो भी एग्ज़ाम में किरदारों के हवाले से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। चाहे वो सबरस हो, बागो-बहार हो, ठीक है? वो किस्से वगैरह सारा आप याद करेंगे। तो यही से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं पूछा जाता है। लेकिन आप अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए डिफ़िकल्ट ज़रूर हो जाएगा फिर। ठीक है? चलिए लिख लीजिए। इस्माइल मिर्ठी का पूरा नाम आपने लिख लिया है, इनकी पैदाइश 1844 में और 1917 में इनकी जो है वफ़ात हुई थी, ठीक है? मेरठ में इनका जो है इनकी पैदाइश हुई थी। इसके बाद लिख लीजिए इनके जो वालिद का नाम था, क्या था? पीर बख्श इनके वालिद का नाम था। क्या नाम था इनकी वालिद का? और इज़्ज़त बख्श किनके वालिद का नाम था बताइए? पीर बख्श इस्माइल मिर्ठी के वालिद का नाम था, इज़्ज़त बख्श किसके वालिद का नाम था? वेरी गुड, पीर बख्श। इज़्ज़त बख्श किसके वालिद का नाम था बताइए? कुछ ही दिन पहले पढ़े हैं, जवाब दीजिए। वेरी गुड, हाली के वालिद का नाम था। चलिए इसके बाद लिख लीजिए, तो इस्माइल मिर्ठी जो है इन्होंने अरबी फ़ारसी की जो इब्तिदाई तालीम है घर पर ही हासिल की थी, ठीक है? और उसके बाद लिख लीजिए, इन्होंने अपनी जो इब्तिदाई तालीम थी इनकी चाहे वो अरबी हो, फ़ारसी हो, वो घर पर ही इन्होंने वो तालीम हासिल की थी। हासिल करने के बाद रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज जिसको आप रुड़की बोलते हैं। फर्स्ट पेपर के हवाले से बहुत इम्पोर्टेंट है ये। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा किया था। इस्माइल मिर्ठी जो है इन्होंने अरबी फ़ारसी की जो इब्तिदाई तालीम है गल पर हासिल की थी और उसके बाद रुड़की कॉलेज इंजीनियरिंग कॉलेज से डिप्लोमा भी इन्होंने किया था। इसके बाद इस्माइल मिर्ठी ने जो है 16 साल की उम्र में 16 साल की उम्र में यानी कि 1860 ईस्वी में, ठीक है? 1844 में इनकी पैदाइश हुई थी तो 16 साल प्लस करेंगे आप तो 1860 हो जाएगा। 16 साल की उम्र में महकमा तालीम के दफ्तर में मुलाज़िमत इख्तियार की थी इस्माइल मिर्ठी ने। 16 साल की उम्र में महकमा तालीम के दफ्तर में मुलाज़िमत इख्तियार की थी किसने? इस्माइल मिर्ठी ने। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इस्माइल मिर्ठी ने अपनी करियर का आगाज़ इन्होंने जो अपने करियर का आगाज़ किया था, क्लर्क क्लर्क की मुलाज़मत से किया था। इन्होंने जो अपनी करियर का आगाज़ किया था, वो किससे किया था? क्लर्क की मुलाज़मत से इन्होंने अपने करियर का जो है आगाज़ किया था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इस्माइल मिर्ठी ने आगरा के सेंट्रल नॉर्मल स्कूल में आगरा के सेंट्रल नॉर्मल स्कूल में भी एक उस्ताद की हैसियत से काम किया था। तो अगर आप ये सारी चीज़ें इस वक़्त याद नहीं रखेंगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? अगर किसी के पास अच्छा खासा टाइम है तो वो याद रख सकता है क्योंकि एग्ज़ाम की नीड है बस उतना आप उस पे फ़ोकस कीजिए। तो मैं बार-बार आपको बताती हूँ चाहे वो कोई भी हो, नॉवल निगार हो, अफ़साना निगार हो, ड्रामा निगार हो, मसनवी निगार हो, कुछ कोई भी हो। पैदाइश, पूरा नाम, वफ़ात, ठीक है? उनके कारनामे, वो सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। चाहे वो उनके चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो कुछ भी हो, वो किरदार आप याद रखेंगे, ठीक है? कब जो है किसी तसनीफ़ को कब लिखा गया था क्योंकि आप तरतीब के साथ एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने बहुत लगे हैं, ठीक है? बहुत ऐसे क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं, जो तरतीब के साथ पूछे जाते हैं। आप पेपर देख लीजिए जून का जो दूसरी बार हुआ था फिर या जो पहली बार भी हुआ था, जिसको फिर कैंसल कर दिया गया था। अगर आप वो पेपर देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे तरतीब के साथ कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। चाहे वो रिसालों के हवाले से क्वेश्चन बने गए हो, चाहे वो तसनीफ़ात के हवाले से एग्ज़ाम में क्वेश्चन मतलब पूछे गए हो या चाहे वो शायरों के हवाले से उनकी पैदाइश, उनकी वफ़ात, ठीक है? बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप फ़ोकस इन्हीं चीज़ों पे कीजिए। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, कि तालीम के हवाले से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है? तो कभी-कभार कोई पॉइंट ऐसा कुछ पूछा जाता है तो जो है अक्सर यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो जो एग्ज़ाम की नीड है बस उस पे ज़्यादा फ़ोकस कीजिए, रिविज़न कीजिए, तो इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए,
इस्माइल मिर्ठी ने शायरी 1860 में शुरू की थी, 16 साल की उम्र में ही। और 16 साल की उम्र में ही महकमे तालीम के दफ्तर में भी मुलाजिम हुए थे। और 16 साल की उम्र में ही इन्होंने शायरी शुरू कर दी थी। जो अहम-अहम तसनीफ़ात है, जैसे कि मैं कल आपको हाल ही के हवाले से हम पढ़ रहे थे, मैंने वहाँ पर आपको बोला था, हयात सादी है, हयात जावेद है, ठीक है, अल फारूक है, शुबली की है, या बाकी सारी तसनीफ़ात है, जैसे कि वो इम्पोर्टेंट है, मुकदमा शेर व शायरी है, ठीक है? उन तसनीफ़ात का आपको पता होना चाहिए। उर्दू शायरी पर एक नज़र, उर्दू तनकीद पर एक नज़र, ये कुछ अहम-अहम तसनीफ़ात है, इनका आपको पता होना चाहिए, वो काशिफुल हक़ाइक़ हो, ठीक है? मुसद्दस हाली हो, ये बहुत मेन-मेन क्वेश्चन्स होते हैं और यहीं से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्योंकि अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है, उससे एक भी अगर आपको आंसर पता होता है, तो क्वेश्चन सही हो जाता है, या 2 भी पता होंगे तो उससे भी जो है क्वेश्चन हल हो जाता है। कभी-कभी कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट होता है, जिस पे ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत होती है। अगर कुछ क्वेश्चंस आपको जो है बहुत अच्छे से आते हैं, बहुत आसान आपको लगते हैं, आप कुछ ही टाइम में वो कर सकते हैं। तो बाकी टाइम जो है, अगर कोई कोई क्वेश्चन ऐसा है कि वो डिफ़िकल्ट आपको लगता है, उस पे आप अगर थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा भी देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए आप फ़ोकस कीजिए, जो पोर्शन आपका जो है मज़बूत है, उसको रिवाइज़ कीजिए, और जो आपने अभी तक अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, उसको आप पढ़ लीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, चाहे वो पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड हो। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है, इस्माइल मिर्ठी इस्माइल मिर्ठी की शायरी के उस्ताद गालिब थे। इस्माइल मिर्ठी की शायरी के उस्ताद कौन थे? तो गालिब थे। उस्तादों के हवाले से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, कौन किसका उस्ताद था? क्योंकि जो मेन-मेन होते हैं वो पूछे जाते हैं। इस्माइल मिर्ठी की शायरी के उस्ताद कौन थे? तो गालिब थे। और इस्माइल मिर्ठी को बच्चों का शायर कहा जाता है, क्योंकि आज़ाद और इस्माइल मिर्ठी ने बच्चों के हवाले से बहुत सारी नज़्में लिखी हैं। तो इस्माइल मिर्ठी जो है ऐसे शायर है जिनको बच्चों का शायर कहा जाता है। बच्चों का शायर, बच्चों का शायर। आपके पास ऐसी कोई बुक है जो एमसीक्यू बेस्ड बुक है, जिसमें एमसीक्यूज़ हैं? यूजीसी नेट की जो है एग्ज़ाम के हवाले से कोई एमसीक्यूज़ बुक है आपके पास? अदनान कौन-सी है? नाम बताइए बुक का। वेरी गुड, तो मुमताहिन बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि अगर आप कोई पोर्शन पढ़ते हैं ना, अब अगर कोई बच्चा लाएगा तो नया एडिशन ही लाएगा, पुराना एडिशन नहीं लाएगा कोई। अगर कोई बच्चा लाएगा भी, तो जो न्यू एडिशन होगा मुमताहिन का वही आप लाइएगा, क्यों है जो है उसमें गलतियाँ जो है वो दूर कर दी जाती हैं, जो पुराने एडिशंस में होती है, वो नए एडिशन में फिर नहीं होती है। मुमताहिन बच्चे, मुमताहिन। तो जब हम कोई यूनिट पढ़ते हैं ना, तो यूनिट पढ़ने के बाद अगर आपने दास्तान का पोर्शन पढ़ लिया, आपने 6 दास्तानें पढ़ ली जो आपके निसाब में शामिल है, तो उसके बाद वो जो उसमें क्वेश्चंस का जो है क्वेश्चंस दिए जाते हैं ना, उनको आप हल करेंगे। तो पहले पढ़ेंगे, थ्योरी को पापा पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस को आप हल करेंगे, तो आप देख सकते हैं बाद में आपके एग्ज़ाम में जो है, कितना अच्छा स्कोर आ जाएगा। लेकिन पहले थ्योरी को पढ़ना है, उसके बाद एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है, पीवाईक्यूज़ को प्रैक्टिस करना है। तो इससे क्या होता है, पढ़ने के साथ-साथ आपको पीवाईक्यूज़ भी प्रैक्टिस करने होते हैं, एमसीक्यूज़ भी आपको लगाने होते हैं। इससे क्या होता है, आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छी हेल्प हो जाती है फिर। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। इस्माइल मिर्ठी ने स्कूली बच्चों के लिए दरसी किताबें लिखी थी। इस्माइल मिर्ठी ने स्कूली बच्चों के लिए दरसी किताबें लिखी थी। इस्माइल मिर्ठी ने स्कूली बच्चों के लिए दरसी किताबें लिखी थी। क्योंकि बच्चे उस बुक का प्राइस आई थिंक 700 या 500 है, ऐसा कुछ। पूरा मुझे अभी याद नहीं है, 700 ही है आई थिंक। तो अगर किसी बच्चों को चाहिए तो मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देती हूँ, 3 पीडीएफs में मेरे पास वो बुक भी है, पीडीएफ के फॉर्म में भी।
अगर किसी को चाहिए तो अभी 20 दिन बाकी है एग्ज़ाम को, तो आप जब यूनिट को पढ़ेंगे, यूनिट को पढ़ने के बाद उसमें जो एमसीक्यूज़ दिए गए हैं, उनको आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है? हाँ, इंशाल्लाह। तो क्लास के तुरंत बाद मैं अगर अपलोड हुआ तो मैं कर दूँगी। ठीक है? जो भी आप यूनिट पढ़ेंगे, चाहे आपने वो पढ़ा हो, चाहे आप पहली बार उसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ने के बाद, समझने के बाद क्या करना है, अगर आप 1 दिन में 1 यूनिट पढ़ते हैं ना, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने दास्तान का 1 यूनिट दिन में पढ़ लिया है, तो शाम को आप क्या काम करेंगे, आप वो एमसीक्यूज़ लगाएँगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर जो पेपर्स है, फिर देखेंगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो कोशिश करूँगी मैं इंशाल्लाह, अभी क्लास के बाद ही, फिर मैं भूल जाती हूँ, अभी क्लास के बाद ही मैं वो अपलोड कर देती हूँ। बस जल्दी से मिलना चाहिए मुझे वो। चलिए, फ़ोन के अंदर ही है, तो मुझे मिलेगा तो इंशाल्लाह कर देती हूँ। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अंग्रेज़ी नज़्मों का उर्दू में तर्जुमा अंग्रेज़ी नज़्मों का उर्दू में तर्जुमा सबसे पहले इस्माइल मिर्ठी ने किया था। जो अंग्रेज़ी नज़्मों का जो सबसे पहले उर्दू तर्जुमा किया था उर्दू में, वो किसने किया था? इस्माइल मिर्ठी ने ही किया था। अंग्रेज़ी नज़्मों का उर्दू में तर्जुमा सबसे पहले इस्माइल मिर्ठी ने किया था। देखिए बच्चे जो प्रीवियस ईयर पेपर अक्सर होता है ना, तो जब हम घर बैठ के वो पेपर सॉल्व करते हैं, तो स्कोर हमारा अच्छा आ जाता है। तो जब हम वही पेपर फिर रियल एग्ज़ामिनेशन सेंटर में हम बैठते हैं, तो ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन्स होते हैं जो हमें आते हैं, लेकिन वो गलत हो जाते हैं। तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ जब आप एग्ज़ाम देने जाएँगे, तो बिल्कुल बेफ़िक्र होके अगर आपको पहले पेपर टफ भी लगता है तो बिल्कुल जो है शांत रहना है, पेपर को अच्छे से रीड करना है। जब पेपर को अच्छे से रीड करते हैं तो धीरे-धीरे लगता है पेपर आपको समझ में आने लगता है, आपको क्वेश्चंस भी समझ में आते हैं। क्योंकि पहले जब हम बैठते हैं एग्ज़ाम जो है जब भी ये शुरू होता है, तो अब एग्ज़ाम को जब भी हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, तो ऐसा लगता है, नहीं पेपर तो इस बार बहुत डिफ़िकल्ट आया है, तो हमसे शायद नहीं हो पाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, कामली पेपर को करना है, तो इंशाल्लाह स्कोर सबका अच्छा आ ही जाएगा। कुछ बच्चे फिर डर जाते हैं, जिस वज़ह से जो है उनका पेपर फिर खराब हो जाता है। डरना-वरना कुछ नहीं है, बस उन 2-3 घंटों में अच्छे से जो है हिम्मत से काम लेना है। अल्लाह ताला पे भरोसा रखना है, जितनी आपने मेहनत करी होगी, उतना आपको मिलेगा। तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर मैं बता दूँ तो अगर किसी उर्दू का जो वैसे बच्चों का पेपर फर्स्ट जो है वीक ही होता है। तो अगर पेपर सेकंड में आपका अच्छा आता है, स्कोर आता है तो अगर फर्स्ट में कम ही आएगा तो चलेगा फिर। क्योंकि पेपर अगर स्ट्रॉन्ग है तो अच्छे से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैंने आपको एक बार एक कहानी बताई भी थी, एक बच्चे का 97 उनका स्कोर था पेपर 2 में, लेकिन फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। वो किस वजह से? क्योंकि पेपर फर्स्ट में उनका बहुत ही वीक स्कोर था। 97 ये बहुत जो है ना 100 में से 97 उनके सही थे। लेकिन पेपर 2 की वजह से वो बिल्कुल वीक था, जिस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। इसी तरह लिए मैं बोलती हूँ पेपर फर्स्ट को भी साथ लिए चलिए, ताकि आपका जो है अच्छे से स्कोर बन जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। जब आप बार-बार प्रैक्टिस करेंगे ना, बार-बार रोज़-रोज़ आप प्रैक्टिस करेंगे, तो थोड़ी-सी बेहतरी आती है। अगर एक दिन आपके 75 आएँगे, दूसरे दिन 77 भी आएँगे, तीसरे दिन 80 भी आएँगे, तो इस तरह जो है आपका जो है आपकी बहुत अच्छी जो है प्रैक्टिस भी हो जाती है और आपको दिल भी लगता है कि जब आपका स्कोर बढ़ जाता है जो है प्रैक्टिस करने के बाद, तो आपको और ज़्यादा अच्छा लगता है और ज़्यादा प्रैक्टिस आप करते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ाई के साथ-साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, एमसीक्यूज़ भी और पीवाईक्यूज़ भी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। सरसैयद की तरह सरसैयद की तरह इस्माइल मिर्ठी को भी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी तालीम में थी। सरसैयद की तरह इस्माइल मिर्ठी को सबसे ज़्यादा दिलचस्पी किसमें थी? तो तालीम में थी, सरसैयद की तरह। इसके बाद इस्माइल मिर्ठी का नाम जदीद उर्दू शायरी इस्माइल मिर्ठी का नाम जदीद उर्दू शायरी की तारीख में मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मोहम्मद हुसैन आज़ाद और अल्ताफ़ हुसैन हाली के साथ आता है। इस्माइल मिर्ठी का नाम जदीद उर्दू शायरी की तारीख में आज़ाद और हाली के साथ आता है।
इस्माइल मिर्ठी का नाम जदीद उर्दू शायरी की तारीख में आज़ाद और हाली के साथ आता है। इसके बाद इस्माइल मिर्ठी ने 88 गज़लें लिखी थी और 19 कसाइद लिखे थे। तो एग्ज़ाम में जो यूनिट नंबर 2 है, जिस बच्चे ने पढ़ा होगा तो उसको पता होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, चाहे गवासी के हवाले से हो, चाहे हम बात करें गवासी के अलावा हम बात करें वली तकनीक की हो, क्योंकि मैंने इसको कराया भी था एक दिन जब हम फर्स्ट यूनिट को पढ़ रहे थे। चाहे कुली कुतुब शाह हो, ठीक है? या इसके अलावा अनीस तो मरसिया निगार है, या इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो कसीदा निगार ज़ौक़ है, ठीक है? तो अगर हम बात करें इनके हवाले से हमें क्वेश्चन बनते हैं किसके कितने कसीदे हैं, चाहे मुसफ़्फ़ी हो, ठीक है? कोई मुझे बता सकता है सबसे ज़्यादा कसीदे किसने लिखे हैं? सबसे ज़्यादा कसीदे किसने लिखे हैं? मुसफ़्फ़ी के बाद किसने? शाबाश! वेरी गुड, तो 100 के 54 है। शाबाश! ज़ौक़ के कितने हैं? शाबाश! सौदा के 54 है, ज़ौक़ के कितने हैं? गवासी की 35 है, वेरी गुड। तो ज़ौक़ के हैं 30, ठीक है? इस तरह भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकता है, आपको तरतीब के साथ लगाना होगा, किसके कितने कसीदे हैं। चलिए, तो 19 कसाइद है इस्माइल मिर्ठी के भी, लेकिन वहाँ पर जो अहम है वो गवासी है, वो मुसफ़्फ़ी है, वो ज़ौक़ है, वो सौदा है, कुली कुतुब शाह है, वली दक्नी है, इनका आप याद रखेंगे। तो चलिए इस्माइल मिर्ठी के कारनामे लिख लीजिए, इनकी जो अहम नज़्में हैं, जो हमारे निसाब में भी शामिल है, तो यहाँ पर भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है। अक्सर जो है, जो नज़्म निगार है, यहाँ से नज़्मों के हवाले से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो फिर कुछ नज़्में ऐसी भी दी जाती हैं, जिनमें कन्फ्यूज़न फिर हो जाता है, ठीक है? ज़ुमरों में दिए जाते हैं, तो फिर बताना होता है कि ज़ुमरे में किसके किसकी नज़्में हैं, तो उनको फिर जो है सही करना होता है। तो ध्यान से आप लिख लीजिए, इस्माइल मिर्ठी की जो अहम-अहम नज़्में हैं, जैसे कि हमारे निसाब में शामिल है, खुदा की सन्नत, आसारे सलफ़ आसारे सलफ़ ये 2 नज़्में हमारे निसाब में शामिल है, खुदा की सन्नत और आसारे सलफ़। और आप एग्ज़ाम को देने से पहले सिलेबस को अच्छे से रीड करेंगे। सिलेबस में भी अच्छे से एज़ इट्स क्वेश्चन बनते हैं बहुत सारे। खुदा की सन्नत और आसारे सलफ़। उसके बाद अजीब चिड़िया, अजीब चिड़िया, मुल्लम्मा की अंगूठी, मुल्लम्मा की अंगूठी, मुल्लम्मा की अंगूठी। इसके अलावा ऊँट, ऊँट। इसके अलावा हमारी गाय, हमारी गाय, सुबह की उम्मीद, सुबह की उम्मीद। आसार सलफ़ और आसार सलफ़ और खुदा की सन्नत जो नज़्में हमारे निसाब में शामिल है, इन दोनों को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है? लिख लिया सभी ने? मसनवियों को आप अच्छे से पढ़ेंगे, मसनवियों में जो किरदारों के हवाले से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते हैं, उनमें फिर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आप अच्छे से उनके किरदारों को भी याद रखेंगे, ठीक है? और मसनवी को भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो चलिए, इसके बाद यहाँ तक क्लियर है सभी को इस्माइल मिर्ठी के हवाले से जो भी हमने लिखा है यहाँ पे, वो लिख लिया सभी ने? शाबाश! इसके बाद अकबरुल्लाह आबादी को पढ़ते हैं फिर, उसको स्टार्ट करें।
शाबाश। तरतीब के साथ किस-किसने याद किया है? जो तरतीब के साथ वो हमारे नज़्म निगार है, गज़ल गो है, बाकी जो हमारे दास्तान निगार है, ड्रामा निगार है, किस-किस ने इसको अच्छे से किया है? बताइए। कि बहुत पहले मैंने आपको ये शेयर भी कर दिया था, क्योंकि मुझे पता था कि लास्ट टाइम में जब आप फिर याद करते हैं, तो इसमें फिर कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि अगर आप रोज़-रोज़ को देखेंगे, तो ये अच्छे से आपके ज़हन में बैठ जाएगा और बर्डन भी नहीं होगा आप सभी के लिए। तो बताइए मुझे किस-किस ने वो सारा कुछ देखा है, अच्छे से जो है पैदाइश, वफ़ात, तरतीब के साथ किस-किस ने याद किया है? तो चलिए अरीबा फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं और अरीबा के अलावा कोई भी जवाब नहीं देगा, ठीक है? अरीबा के अलावा क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं देगा। तो चलिए, यूनिट नंबर 3 को हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है? और उसका मैंने टेस्ट भी रखा था, वो तो हम नहीं कर पाए क्योंकि आपका सिलेबस अभी बहुत पेंडिंग है, तो पहले सिलेबस को कवर करेंगे तो ठीक। यूनिट नंबर 3 के हवाले से मैंने आपको पढ़ाया था, तो आप मुझे तरतीब के साथ बताइए जो भी हमारे शुअरा हमारे निसाब में शामिल हैं, गज़ल गो हमारे निसाब में शामिल है, उनको आप तरतीब के साथ लिख लीजिए। अगर आप पैदाइश नहीं लिखेंगे, लेकिन तरतीब के साथ लिख लीजिए, पैदाइश के हवाले से आप। नाम लिख लीजिए, जैसे कि पहले वली आते हैं, मीर आते हैं, इस तरह लिख लीजिए। और रिबा के अलावा क्वेश्चन का जवाब कोई नहीं देगा। और कॉपी करने के बगैर। गुड, शाबाश। जल्दी से। शाबाश। जल्दी से। वेरी गुड। शाबाश। शाबाश। वेरी गुड। वेरी गुड बच्चे। वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद, फानी, हसरत, असगर, यगाना, जिगर, फिराक, मजरूम, कलीम, शरारत, सिद्दीकी। वेरी गुड। वेरी नाइस। तो बताइए मुझे अरीबा, आप मुझे एक सेकेंड, आप मुझे वली दखनी की पैदाश और वफात बताइए। वली दखनी की पैदाश और वफात बताइए। शाबाश। 1668 में पैदाइश। वेरी गुड। 1720 से 25 के दरमियान इनका इंतकाल हुआ था। ठीक है। तो बताइए अदनान। वेरी गुड अरीबा। अदनान आप मुझे बताइए, नज़्म निगारों के हवाले से तरतीब के साथ मुझे बताइए, जो हमारे निसाब में नज़्म निगार शामिल हैं, उनको आप तरतीब के साथ लिख लीजिए पैदाइश के हवाले से, जिस तरह अरीबा ने लिख लिया। जैसे कि पहले हम नज़ीर, आज़ाद, हाली, इसके बाद लिख लीजिए। शाबाश। और तब तक बाकी आप हेडिंग लिख लीजिए, अकबर इला आबादी। अकबर इला आबादी। अगर हमारा सिलेबस कवर हुआ होता तो हम इन 20 दिनों जो है रिवाइज कर लेते, क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते, लेकिन आपका तो सिलेबस अभी पेंडिंग है, लेकिन आपने खुद भी इसको पढ़ा भी नहीं है। अगर आपको ये क्लियर होता तो हम रिवाइज कर लेते, फिर क्वेश्चंस को कर लेते, उस वजह से आपको बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आती फिर एग्जाम में। नजीर, आज़ाद, हाली, इस्माइल मिर्ठी, अकबर इलाहाबादी, इकबाल नहीं बचे। पहले इकबाल आएंगे, उसके बाद चकबस्त। ये तो आपने वफात का बता दिया कि वफात में आते हैं पहले चकबस्त, उसके बाद इकबाल। नजीर, आज़ाद, हाली, इस्माइल मिर्ठी, अकबर इलाहाबादी, इकबाल, चकबस्त, जोश, मखदूम, मोहिद्दीन, नून मीम राशिद, फैज और मिराजी। कुछ इसमें मिसिंग है। अदनान, मैंने अपने टाइम पे याद किया है तो मुझे अभी भी याद है। पहले नजीर, आज़ाद, हाली, इस्माइल मिर्ठी, अकबर इलाहाबादी, इकबाल, चकबस्त, जोश, मखदूम, मोहिद्दीन, नून मीम राशिद, फैज, मिराजी।
इनको अच्छे से कर लेना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अगर तरह जो है अगर आएँगे तो यहाँ से छूटना नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए नज़्म के बाद आपका कौन-सा यूनिट आपको लगता है कि वो आपको वीक है, जिसको हमें पढ़ने की ज़रूरत है क्योंकि वक़्त बहुत कम है? किसमें वजह कन्फ्यूज़न है आपको? इनको अच्छे से करके जाना है अच्छे से, ठीक है। इनको अच्छे से कर लेना है और मुझे बताइए नज़्म के बाद वो कौन-सा यूनिट है जो आपको लगता है, जो आपको वीक है? यूनिट नंबर 5 यानी कि दास्तान और ड्रामे। वेरी गुड बच्चे क्योंकि आप कर रही हैं तो बहुत अच्छी बात है फिर। शाबाश! किरदार। तो फिर मैं एक क्वेश्चन पूछूँ आपसे? कहाँ पे कन्फ्यूज़न है बताइए मुझे ज़रा? आपको कन्फ्यूज़न कहाँ पे है किरदारों में? भूल जाने को क्या होता है बार-बार रिवाइज़ करना होता है तो तभी तब जाके चीज़ें भूलते नहीं हैं। तो मुझे आप बताइए, ठीक है? एक क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, 1 सेकंड। जो सबरस में एक किरदार है ना नज़र, नज़र जो है एक किरदार है सबरस में जो कि दिल का दोस्त भी होता है, एक जासूस भी होता है और ये किसका भाई होता है बताइए मुझे? और ये किसी का भाई भी होता है और उस भाई का नाम क्या है? नज़र किसका भाई होता है सबरस में? एक तो ये जासूस होता है नज़र, दिल का दोस्त भी होता है और भाई किसका होता है ये? नज़र का भाई। शाबाश! कोई जवाब नहीं देगा इसके अलावा और कॉपी कोई नहीं करेगा। अरे वाह! जवाब दीजिए। नज़र का भाई बताइए। बिछड़ा हुआ भाई, नहीं तो गमज़ा है इनका भाई। गमज़ा इनका भाई है। तो रकीब इनका भाई कहाँ से हो गया? अब बताइए मुझे रकीब किसका गुलाम था? रकीब किसका गुलाम था? किसका गुलाम था रकीब बताइए? इश्क का, वेरी गुड। रकीब इश्क का गुलाम था। क्योंकि यही क्वेश्चन आपको पूछे जाएँगे। ठीक है? और ज़रक की बेटी का नाम क्या था? जो ज़ुहद पर पहाड़ पर रहने वाला था? ज़रक के बेटे का नाम? शाबाश! ज़रक के बेटे का क्या नाम था? नहीं, गलत है। ज़रक के बेटे का क्या नाम था? बताइए। तौबा, ठीक है? तो इसको अच्छे से रिवाइज़ कीजिए क्योंकि 20 ही दिन एग्ज़ाम में बचे हैं। चलिए, अकबर इलाहाबादी के हवाले से पढ़ लेते हैं क्योंकि जितना हम करेंगे तो उतना इसको आज पढ़ेंगे। हाँ, ज़रक का बेटा था ना ज़ाहिद नहीं है बच्चे, ज़ाहिद नहीं है। चलिए, तो अकबर इलाहाबादी लिख लीजिए। अकबर इलाहाबादी इनका जो नाम था अकबर हुसैन इनका नाम था और अकबर इनका तख़ल्लुस था। अकबर जो है इनका अकबर हुसैन नाम था और अकबर इनका तख़ल्लुस था, ठीक है? और अकबर की जो पैदाइश है अकबर इलाहाबादी की 1846 में इनकी पैदाइश हुई थी इलाहाबाद में और इनका जो इंतकाल हुआ था वो 1921 में हुआ था। 1846 में इनकी पैदाइश और 1921 में इनका इंतकाल, ठीक है?
और इनकी अकबर के वालिद का नाम क्या था? तफ़ज़्ज़ुल हुसैन इनके वालिद का नाम था। अकबर के वालिद का क्या नाम था? तफ़ज़्ज़ुल हुसैन इनके वालिद का नाम था। और अकबर जो है इन यानी कि अकबर इलाहाबादी जो है इन्होंने कितनी शादियाँ की थी? तो इन्होंने 2 शादियाँ की थी। ठीक है? इन्होंने 2 शादियाँ की थी। तो अकबर ने 20 साल की उम्र में मुख्तियारी का इम्तिहान इम्तियाज़ के साथ पास किया था। अकबर ने 20 साल की उम्र में मुख्तियारी का इम्तिहान इम्तियाज़ के साथ पास किया था और 11 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। 11 साल की उम्र में 11 साल की उम्र में शेर कहना शुरू कर दिया था। तो बताइए मुझे फसाने-ए-अजाइब जो दास्तान है, उसको किसकी फ़रमाइश पर लिखा गया था? हिना आप मुझे जवाब दीजिए। हिना के अलावा कोई नहीं देगा। जो फसाने-ए-अजाइब है, जो 1824 में लिखी गई थी और जिसकी इशाअत कब अमल में आई थी? 1843 में। और इसको किसकी फ़रमाइश पे लिखा गया था? हकीम असद अली। वेरी गुड। अहमद अली नहीं है, हिना असद अली। ऐसी गलती करेंगे आप एग्ज़ाम में तो अल्लाह ही जाने। तो ये आप सभी को पता होता है जो भी एग्ज़ाम में ऑप्शंस दिए जाते हैं सेम सेम ही होते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। चलिए, तो कहाँ तक पहुँचे थे हम? इन्होंने 11 बरस की उम्र में शायर कहना शुरू कर दिए थे, अकबर इलाहाबादी ने और अकबर ने अपनी शायरी का गज़ल गोई से किया था। अकबर ने अपनी शायरी की इब्तिदा गज़ल से की थी। अकबर ने अपनी शायरी की इब्तिदा गज़ल से उसके बाद अकबर की शायरी के उस्ताद कौन थे? अकबर की शायरी के उस्ताद गुलाम हुसैन वहीद इलाहाबादी। अकबर की शायरी के उस्ताद गुलाम हुसैन वही इलाहाबादी हैं। लिखिए। और अकबर ने अपनी शायरी में अकबर, शेख, बकू, जमन, ऊंट, टट्टू, गाय, गाड़ी जैसे अल्फाज यानी कि लफ्ज भी ज़राफ़त के लिए इस्तेमाल करते थे। यानी कि अकबर इलाहाबादी जो है इन्होंने अपनी जो है कौन-कौन से जो है अल्फाज इस्तेमाल किए थे ज़राफ़त के लिए? जमन का इस्तेमाल किया था जमन का इस्तेमाल किया था, इसके अलावा टट्टू का इस्तेमाल किया था, गाय का इस्तेमाल किया था, रेलगाड़ी का इस्तेमाल किया था, बुद्धू का इस्तेमाल किया था, ठीक है? और बताइए मुझे मंजू किस नॉवल का किरदार है? मंजू किस नॉवल का किरदार है? शाबाश! एग्ज़ाम में शायद इस बार क्वेश्चन बना था ये, बताइए। मंजू किस नॉवल का किरदार है? अकबर इलाहाबादी ने अपनी शायरी में अकबर, शेख, जमन, बुद्धू, ऊंट, टट्टू, गाय, रेलगाड़ी जैसे लफ्ज़ भी ज़राफ़त के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बताइए मुझे मंजू किस नॉवल का किरदार है? जवाब दीजिए। शाबाश! इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अकबर को अंग्रेज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल करने का बहुत शौक था। टेडी लकीर किसकी नॉवल है? टेडी लकीर किसकी नॉवल है? इस्मत चुगताई, वेरी गुड। कि ऐन टाइम पर आपकी जो है जो भी मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आपकी ज़ुबान पर होने चाहिए, है ना? टिप पर होने चाहिए। अकबर को अंग्रेज़ी लफ्ज़ इस्तेमाल करने का बहुत शौक था और अकबर इलाहाबादी मज़ाहिया शायर थे। अकबर इलाहाबादी मज़ाहिया शायर थे। चलिए इसके बाद लिख लीजिए, इनका आज हम ये पढ़ेंगे और कल इनके कारनामे हम लिखेंगे और उसके साथ-साथ हम इनके कारनामों के साथ-साथ हम कल इसके बाद हमारे निसाब में क्या है?
नज़ीर आज़ाद, इस्माइल मिर्ठी, अकबर इलाहाबादी, इकबाल। इकबाल को हम कल इंशाल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए। तो अकबर कहते हैं कि शाहिद शाहिद माने के ओढ़ा है शाहिद माने के ओढ़ा है ज़राफ़त का लिहाफ़। शाहिद माने ने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिहाफ़। अकबर कहते थे कि शाहिद माने ने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिहाफ़। आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि किसने कहा है शाहिद माने ने ओढ़ा है ज़राफ़त का लिहाफ़? तो आपको पता होना चाहिए अकबर आबादी। तो इसके बाद अकबर ने अपने कलाम में मगरिबी अकबर ने अपने कलाम में मगरिबी तर्ज़ हयात को तन्ज़ व तज़हीक का निशाना बनाया है। तन्ज़ व तज़हीक का निशाना बनाया था। अकबर ने अपने कलाम में मगरिबी तर्ज़ हयात को तन्ज़ व तज़हीक का निशाना बनाया है। लिख लिया सभी ने? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। अकबर की जुडिशरी खिदमत अकबर की जुडिशरी खिदमत के इवज़ 1898 ईस्वी में खान बहादुर का खिताब मिला था। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बताइए अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला था? पता होना चाहिए 1898 में। ठीक है। तो अकबर को जुडिशरी खिदमत की इवज़ 1898 में खान बहादुर का खिताब मिला था और अकबर इलाहाबादी सरसैयद तहरीक यानी कि अलीगढ़ तहरीक के मुखालिफ थे। बहुत अहम पॉइंट है। अलीगढ़ तहरीक यानी कि सरसैयद तहरीक के मुखालिफ कौन थे? अकबर इलाहाबादी। अलीगढ़ तहरीक के क्या थे? मुखालिफ थे, ने मुखालिफ की थी। अहम पॉइंट है। इसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए। सरसैयद की मौत पर अकबर ने कहा था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सरसैयद की मौत पर अकबर ने कहा था, क्या कहा था? हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था, यानी कि सरसैयद काम करता था, हमारी बातें ही बातें हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, सरसैयद की मौत पर किसने कहा था हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता है? तो इसका जो जवाब है अकबर इलाहाबादी हो जाएगा। अहम पॉइंट है ये भी। सरसैयद की मौत पर अकबर ने कहा था हमारी बातें ही बातें हैं, सैयद काम करता था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए। महाराजा सर कृष्ण महाराजा सर किशन महाराजा सर किशन बहादुर से अकबर के गहरे ताल्लुकात थे। महाराजा सर किशन बहादुर से अकबर के गहरे ताल्लुकात थे। इसके बाद ख्वाजा हसन निजामी से ख्वाजा हसन निजामी से अकबर के गहरे ताल्लुकात थे। तो महाराजा सर किशन का आप याद रखेंगे, ख्वाजा हसन निजामी आप याद रखेंगे, दोनों से जो है अकबर के गहरे ताल्लुकात थे। इसके बाद नज्म गांधीनामा में 371 अशअर है। नज्म गांधीनामा तो बहुत ही अहम नज्म है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा ये गांधीनामा किसकी नज्म है? तो आपको पता होना चाहिए गांधीनामा जो है अकबर आबादी की नज्म है। इसके अंदर कितने अशार है? तो 371। गांधीनामा नज्म बहुत ही अहम है, ये अकबर आबादी की है। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर है? शाबाश। कल की क्लास में हम इसके कारनामे लिखेंगे। और इसके बाद जो हमारे निसाब में शामिल है, कौन सा शामिल है? इकबाल है। चकबस्त इकबाल, हाँ बच्चे पहले तो चकबस्ती को ही पढ़ेंगे। ठीक है,
कल हम काम करेंगे, हम इनके कारनामे लिखेंगे और बृजनारायण चकबस्तु को पढ़ेंगे और नेक्स्ट दिन हम इकबाल को पढ़ेंगे फिर, ठीक है? तो अभी कितना बाकी है हमें पढ़ना है? हाँ, तो इंशाल्लाह 10 दिनों में 5-8 दिनों में इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि उसके बाद जो यूनिट नंबर 5 है और यूनिट नंबर जो 2 है, उसको बहुत कम टाइम लगेगा पढ़ने को और इंशाल्लाह इसको भी जल्दी हम कवर कर लेते हैं। यूनिट नंबर 8 को उसको भी इंशाल्लाह कर लेते हैं। तो फर्स्ट तक इंशाल्लाह हो ही जाएगा, तो फर्स्ट तक आपका पेपर तो होगा नहीं क्योंकि देख ही लेते हैं कब होगा क्योंकि पहली अटेम्प्ट जो है, जो शिफ्ट होगा यानी कि जो 3 फिर भागों में एग्ज़ाम को डिवाइड किया जाता है, तो पहले ही मेरे ख़्याल से एग्ज़ाम नहीं होगा। तो देखते हैं फिर कब होगा, इंशाल्लाह उस महीने में भी कुछ दिन मिलेंगे। बस आप कंटिन्यूअसली रिवाइज़ कीजिए और क्लासेस भी कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि क्लास को करने के बाद आप रिवीजन स्टार्ट कीजिए। जो आपने पढ़ा भी नहीं है अभी तक उसको भी पढ़ लीजिए, क्योंकि जो आपने इससे पहले पढ़ा है उसको रिवाइज़ कीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। और पीवाईक्यूज़ को सॉल्व कीजिए, ठीक है? जितना हो सके इतना। पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ को सॉल्व कीजिए और पढ़ाई के साथ-साथ ये काम बहुत ही ज़रूरी है। और फर्स्ट पेपर को भी अच्छे से पढ़ लीजिए। फर्स्ट पेपर का आपका जो है सिलेबस कहाँ तक पहुँचा है? आईसीटी। बस इन 20 दिनों को अच्छे से मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह फिर अच्छा ही हो जाएगा। अदनान, आपने आपका वो इंटरव्यू था ना, आपने दिया वो? इंटरव्यू के क्या हुआ था अदनान? आपका इंटरव्यू था ना? हाँ, तो इंशाल्लाह आप एग्ज़ाम दीजिए, फर्स्ट वीक में आपका इंटरव्यू भी होगा तो अच्छी बात है और आपका एग्ज़ाम भी होगा इंशाल्लाह। हाँ, तो बस आप मेहनत कीजिए, आपका इंटरव्यू भी इंशाल्लाह अच्छा हो जाएगा और आपका एग्ज़ाम भी अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो चलिए फिर आज हम इतना ही रखते हैं। कल मिलेंगे इंशाल्लाह और कल हम पढ़ेंगे चकबस्ती के बारे में और अकबर इलाहाबादी के हवाले से जितना भी पेंडिंग रहा है, उतना हम करेंगे। तो इंशाल्लाह दुआ तो हम करते हैं, इंशाल्लाह हो जाएगा आपका, इंशाल्लाह हो जाएगा। तो चलिए फिर आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए, ठीक है? पढ़ाई पे।